हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसकी लेटेस्ट 7th एडिशन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रेटर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 17 लेक्चर देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में, जिसके लिए हमने मोर देन 15 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। ये 15 लेक्चर जो हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दी जाएगी और इसी चैनल्स पे आपको एक एंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की। वहाँ पे जाके आप रिफर्स कर सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इन 1 to 17 चैप्टर्स के अंदर। और प्रेजेंटली आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर, वो चैप्टर होने वाला है प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को हम लोग इंटरेस्टिंग वे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट होते क्या हैं, तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो क्या देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। और यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। मतलब जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लेजिस्लेचर्स क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे और वो लॉ बना के किनको दिया जाएगा, इन एग्जीक्यूटिव्स को। यानी कि ये एग्जीक्यूटिव्स का जो पार्ट होते हैं उनको, और ये एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे, यूनियन लेवल पे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे, लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे। वो होता है इनका काम यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर 5 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हर एक एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये जो प्रेसिडेंट है इनको हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट क्यों कहा जाता है इंडियन स्टेट, क्योंकि हम देखेंगे ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये वेरियस स्टेट्स देखने को मिलते हैं हमको प्रेजेंटली 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली इन सभी स्टेट को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब भी सेंसस होती है, पता है हर 10 ईयर्स के अंदर क्या देखने को मिलती है हमको, सेंसस देखने को मिलती है। लास्ट 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड-19 डिले हो गया। और प्रेजेंटली हमें पता है 2 दिन पहले ही यूनियन कैबिनेट ने सेंसस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस दी थी। ये करंट अफेयर्स में भी थी चीज़ें ये। तो ये जो सेंसस हैं जब भी कंडक्ट कराई जाती है तो फर्स्ट जो इनका नाम अंदर क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एक्ट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। ऑलराइट, तो ये कुछ ब्रीफ ओवरव्यू हम देख सकते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, उनका पार्ट कौन कौन होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना लॉ को जो कि बनाए गए किसके द्वारा, लेजिस्लेटर के द्वारा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन से 5 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इन्हें हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉलिडारिटी भी देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अब इसके बारे में अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। फर्स्ट थिंग, जैसे कि हम डायरेक्टली इलेक्ट किनको करते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं किसके, यूनियन लेवल पे। वहाँ पे हम लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तब हम एमएलएज जो होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। सेम चीज़ें पंचायत लेवल पे हमें देखने को मिलती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी क्या देखने को मिलते हैं हमें, काउंसिलर जिनको बोला जाता है, और कई स्टेट्स के अंदर कॉरपोरेट्स भी कहा जाता है, उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। बट जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात आती है तो उनके इलेक्शन जो हैं वो इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। और इनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको बोला, उन सभी को मिला के कंबाइनली कलेक्टिवली कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज आर नथिंग बट द पीपल और द वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स हो गया, हु आर एलिजिबल हो गया टू वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो वोट्स करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज।
और ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्टली अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की कि कौन कौन उनको इलेक्ट करते हैं, कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस, these both houses are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So elected member of both the houses of the parliament, then elected members of the लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट, 28 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड एमपीज़ हैं, रिमेंबर ये इलेक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉमिनेटेड वर्ड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ हो गया, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, 28 स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो यहाँ पे भी क्या एमएलएज इलेक्ट किए जाते हैं। तो इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शंस का पार्ट होंगे। ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एलिजिबल वोटर्स होते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सभी में इलेक्टेड है, रिमेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या लोकसभा में अभी तो है नहीं, 2 एंग्लो इंडियंस थे। तो वो जो 2 एंग्लो इंडियंस थे उनको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के थ्रू क्या किया गया, कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया गया। लोकसभा में हमें देखने को मिलते थे 2 एंग्लो इंडियंस और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमें 1 मेंबर देखने को मिलते थे। ये जो प्रोविज़न है कहीं ना कहीं 2019 में बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कर दिया गया, इस प्रोविजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और ये एनफोर्स में आ गया था बाय द 25 जनवरी 2020। तो 25 जनवरी 2020 से क्या देखने को मिलता है हमें, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ जो हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन ना ही लोकसभा में ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉमिनेशन से इनका नहीं देखने को मिलता है। जो कि पहले 2 मेंबर लोकसभा में आते थे, 1 मेंबर ईच लेजिस्लेटिव असेंबली में होते थे, ये अब नहीं है फ्रॉम 25 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक करके इनको रिमूव कर दिया गया। और याद रखना इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आ रहे हैं। इसका मतलब नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बोथ की हो सकती है। किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो तो वो भी इनका पार्टिसिपेट नहीं होंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनके होते हैं एमएलसीज़ के अंदर भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं ये जो एमएलसीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी, दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्ट होंगे। रिमेंबर दिस थिंग्स। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनको किस तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन को, उनको जो नॉमिनेट किया जाता था 2 लोकसभा में और 1 ईच इन द एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको किस तरीके से हटाया गया, तो भाई थ्रू द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 और 25 जैन 2020 से ये चीज़ें एनफोर्स में आ गई थी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी वोट देने के लिए जो एलिजिबल्स होते हैं वो ये सारे लोग होते हैं। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी टॉपिक का पार्ट है अब ये जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग्स देते हैं, तो इनके वोटिंग की वोट वैल्यूज़ क्या होती है, इनकी वोट वैल्यूज़ क्या है, ये कास्ट कर रहे हैं वोट। एमपीज़ जो हर एक स्टेट्स के क्या हैं, एमएलएज हैं, तो उनकी वोट वैल्यूज़ क्या है, सेंट्रल लेवल पे एमपीज़ है, बोथ द हाउसेस लोकसभा राज्यसभा, उनकी वोट वैल्यू क्या है, और दोनों की कंबाइंड वोट वैल्यूज़ क्या हैं, जिसको इलेक्टोरल कोटा बोलते हैं, जो ओवरऑल क्या है कंसिडर किया जाता है जब फाइनल रिजल्ट के लिए, वो वोट वैल्यूज़ क्या है, तो उसकी हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ऑन द स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एज वेल एज द पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। टू अचीव दिस द नंबर ऑफ वोटर्स or votes which each elected members of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast as such elections shall be determined in the following manners, and these manners are mentioned here. Let's discuss about it.
फर्स्टली द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, स्टेट लेवल पे हमने देखा सारे एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अभी प्रेजेंटली 28 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी के इलेक्टेड एमएलएज। तो इलेक्टेड एमएलएज वोट डालेंगे तो उनकी वोट वैल्यूज़ क्या होने वाली है, तो रिमेंबर वोट वैल्यूज़ क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, उन स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन है क्या, डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन द असेंबली, टोटल असेंबली के अंदर एमएलएज कितने हैं वो, इनटू 1 डिवाइड बाय 1000। ये फॉर्मूले के थ्रू क्या आएगी, कहीं ना कहीं वोट वैल्यूज़ आएगी किसकी, एमएलएज की। क्लियर। सेम अगर वोट वैल्यूज़ की बात हम करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लेवल पे, तो उनकी वोट वैल्यूज़ क्या होगी, तो फर्स्टली द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट। अब ये इंडिविजुअल्स थे, अब इन सारे स्टेट्स की कहीं ना कहीं वोट वैल्यूज़ जो होगी उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, टोटल वोट वैल्यूज़ ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ऊपर एमएलएज की वोट वैल्यूज, नीचे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ऐसे हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब दोनों को कंबाइन किया जाता है कहीं ना कहीं एज अ रिजल्ट के लिए, जैसे कि द टोटल वोट वैल्यूज of the member of the parliament and the grand totals of values of all the members of the electoral college for the presidential election, उसको आपको दिया गया है टेबल नंबर 18.5, 18.4 के टेबल नंबर में आपको दिया गया किस तरीके से वोट वैल्यूज़ बताई गई है। बात करते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि सबसे पहले हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है ना हेल्ड किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। सबसे पहले बात अगर हम करें सीक्रेट बैलेट की, तो सीक्रेट बैलेट्स क्या होते हैं, तो सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है एक बैलेट पेपर्स होते हैं थ्रू द इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, वो बैलेट पेपर के थ्रू होते हैं, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू नहीं होते। ये जो वोटर्स यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, ये जो बैलेट है वो क्या रखे जाते हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं। कोई भी एमएलए या एमपी जो है अपने बैलेट पेपर पे अपने प्रेफरेंस दिया जाता है उनके द्वारा, और प्रेफरेंस जो है किसी को नहीं बताता है, वो सीक्रेटली क्या डालते हैं, सीधे बैलेट बॉक्स के अंदर उसे फोल्ड करके अपने प्रेफरेंस लिख के डाल देते हैं। तो ये होता है सीक्रेट बैलेट, यानी कि ओपन बैलेट के थ्रू नहीं होते हैं, लोगों को बताया नहीं जाता दूसरे मेंबर्स को कि मैं किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको बोला था सीक्रेट बैलेट। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब हर एक स्टेट्स और पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज है लोकसभा और राज्यसभा, सभी से कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, इन प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शनल ऑफ पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशंस के बेस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए सभी की, एमएलएस की अंदर, एमपीज़ की। देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो बैलेट पेपर होता है उसके अंदर क्या रखा जाता है, प्रेफरेंस होते हैं 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो चारों के प्रेफरेंस होंगे। सभी को क्या करना होगा, हर एक कैंडिडेट को, हर एक वोटर को, जितने भी एमएलएज एंड एमपीज़ हैं सभी को प्रेफरेंस देना होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद सभी के प्रेफरेंस काउंट किए जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिसको मिले होंगे, और सबसे ज़्यादा ही नहीं, एक इलेक्टोरल कोटा भी होता है कि इतने एटलीस्ट क्या होने चाहिए, प्रेफरेंस होने ही चाहिए इस पर्टिकुलर, इतने कोटा जो है ना ऑफ द वोटर जो है ना होने ही चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, ये चारों कैंडिडेट में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्टोरल कोटा, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि 2 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट +1 डिवाइड बाय 2 किया जाता है, और यहाँ से हमको इलेक्टोरल कोटा मिलता है। और ये कोटा क्या है, एटलीस्ट ये कोटे के अंदर जितने वोट आते हैं उतने वोट्स क्या होने चाहिए, इन कैंडिडेट में से किसी एक को मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड हुआ, समझते हैं हम लोग क्या हुआ, अगर यहाँ पे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देखिए होता क्या है, राउंड बाय राउंड चलते हैं ये इलेक्शंस, किस तरीके से किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड की, कि भाई फर्स्ट राउंड में क्या होगा, 4 कैंडिडेट हैं, ये इलेक्टोरल बैलेट पेपर है जिसके अंदर 4 कैंडिडेट हैं, डन, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, 3 एंड 4, चारों कैंडिडेट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बनने के लिए के ही कैंडिडेट हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा हर एक वोटर्स को, ये मिलेगा बैलेट पेपर, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि
कोई एक वोटर है वो क्या कर रहा है, कोई एक वोटर्स ने क्या किया, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया अपना प्रेफरेंस, है ना, सेकेंड इनको दिया, थर्ड प्रेफरेंस इनको दिया, फोर्थ प्रेफरेंस इनको दिया, और अपना वोट क्या करा, बैलेट पेपर में डाला। ऐसे ही सभी ने अपने पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस दिए होंगे। ये प्रेफरेंसेस को क्या होगा, एट द एंड जो बैलेट पेपर से निकाल के काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को मिले। ये प्रेफरेंस कितने होने चाहिए, अगर ये जो प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैंडिडेट को ये जो प्रेफरेंस हैं, यानी कि प्रेफरेंस जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट +1 डिवाइड बाय 2 से ज़्यादा होते हैं, तो वो कैंडिडेट एज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो क्या किया जाता है, जो लास्ट कैंडिडेट है सबसे कम प्रेफरेंस जिसको मिले उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और इनके जो वोट शेयर हैं वो किस पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उन्होंने जिसको भी फोर्थ प्रेफरेंस के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस को क्या किया जाता है, उसको उनके प्रेफरेंस को फोर्थ वाले को डिवाइड कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, अगेन यहाँ पे प्रेफरेंसेस इंक्रीज़ होंगे, और अगर कोई एक कैंडिडेट क्या होता है, ये इलेक्टोरल कोटा को फुलफ़िल अगेन कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, एज अ विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अगेन अगर टाई देखने को मिलती है हमको, कोई भी ये कोटा अगर फुलफ़िल नहीं कर पाता ये 3 होने के बावजूद भी, तो क्या किया जाता है, लास्ट जो है जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिले उसको भी कहीं ना कहीं क्या एलिमिनेट कर दिया जाता है, और इनके वोट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड को। इवन अगर 2 जो हैं, 2 में से ऑब्वियसली क्या है, एक को तो ये इलेक्टोरल कोटा जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट जो हैं वो मिल ही जाते हैं, और दोनों में से कोई एक जो है क्या है, जनरली डिक्लेयर कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या करते हैं, सर्व करते हैं कंट्री को। तो ये इलेक्टोरल कोटा होना रिक्वायर है, जिसको प्रेफरेंस के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, ये प्रोसीजर्स के थ्रू, क्लियर। और वोट ऑफ द एमएलएज एंड द एमपीज़ के वोट वैल्यू जो है वो भी हमको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला इसके थ्रू खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। समटाइम्स इलेक्शंस इज डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स, मेंस में भी कई बार पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वोट वैल्यूज़ ऑफ एमएलएज, वोट वैल्यूज़ ऑफ एमपी, एंड कितना इलेक्टोरल कोटा रिक्वायर है टू विन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लियर। और ये 3 याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय द सीक्रेट बैलेट। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। सीक्रेट बैलेट यानी किसी को बताया नहीं जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि प्रोपोर्शनलिटी देखने को मिलनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वेरियस 28 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द पार्लियामेंट। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमने यहाँ पे बात की, 4 कैंडिडेट होते हैं, अगर सबसे कम इसके आए तो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाती है तीनों को। इससे कम अगर लास्ट में फिर भी टाई हुई और लास्ट वाले कैंडिडेट को सबसे कम जिसके प्रेफरेंस है उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, फिर दोनों में से कोई ना कोई एक को तो कहीं इलेक्टोरल कोटा मिल ही जाता है, परसेंटेज ऑफ वोट मिल ही जाते हैं, जिसके कारण ये जो कैंडिडेट हैं डिक्लेयर कर दिए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो अगर कोई भी ऐसे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं हमको कि ऑल द डाउट एंड द डिस्प्यूट इन द कनेक्शंस विद द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इंक्वायरी किया जाता है, और इनका डिसीजन जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होता है। एंड द इलेक्शंस ऑफ द पर्सन्स एज अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, कि भाई जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पुडुचेरी, इनके इलेक्टोरल कॉलेज जो थे इनकम्प्लीट था, कोई मिसिंग था, इस बेस पे कहीं ना कहीं क्या है, कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्लियर। इसके अलावा कुछ मेंबर्स ऑफ द, अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करें तो कुछ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे जिन्होंने क्या किया था, ये जो मैनर्स हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको क्या किया था, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया था। और ये क्रिटिसिज्म जो है हमें क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसको क्रिटिसाइज़ किया था कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स ने, और क्या कहा था कि जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, एक अनडेमोक्रेटिक है, एंड द प्रपोज द आइडिया ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शंस, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है अनडेमोक्रेटिक है, इसीलिए आप क्या करो, डायरेक्ट इलेक्शंस करवाओ। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये प्रपोजल भी दिया था। हाउएवर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि हमने ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस लिया है इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है, फर्स्टली कि इंडिया के अंदर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ना, इस क्या होंगे, कहीं ना कहीं हारमनी में होंगे विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनविजाइज करता है। इस सिस्टम्स के अंदर प्रेसिडेंट इज़ ओनली, हम जानते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर ये प्रेसिडेंट तो क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिनके पास पावर ओनली किस में है, बुक्स में है। तो इनके ऊपर अलग अगेन इस तरीके की अगर इनके पास ना कोई पावर है, ना कोई ऐसी अथॉरिटीज़ हैं ये एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज करने की बात करती है, एक्चुअल पावर इनके पास है, तो इनके तो इलेक्शंस डायरेक्ट हो ही रहे, पर इनके इलेक्शंस कराना इतना कोई फिजिबल नहीं होगा। ये चीज़ें क्या होगी, कहीं ना कहीं वेरी कॉस्टली होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, एनर्जी एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग होगी, जबकि इनके ऊपर इतनी पावर्स तो देखने को मिलती नहीं। इंपॉर्टेंस है, नो डाउट इनका इंपॉर्टेंस है, बट इतनी पावर प्रेफरेंसेस हैं नहीं इनके पास, इसीलिए इतना टाइम देना, रिसोर्सेज, साथ ही साथ एनर्जी कंज्यूम होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही कॉस्टली होगी। इसीलिए क्या है, और दूसरे ये नॉमिनल हेड है, यानी कि एक टाइप के सिंबॉलिक हेड बोल सकते हैं हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिंबॉलिक हेड होने के कारण क्या है, कहीं ना कहीं इतना खर्चा करना, डायरेक्ट इलेक्शंस करना, तो ये क्या है, फिजिबल नहीं है। और दूसरा, अगर डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट किए जाएंगे तो ये भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, तो हो सकता है दोनों में जाके आगे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि भाई हम भी डायरेक्टली इलेक्टेड हैं लोगों के द्वारा, और डेमोक्रेसी में क्या है, रूल ऑफ द पीपल है, और प्रेसिडेंट बोलेंगे हम भी डायरेक्टली इलेक्टेड है तो हमारी भी चलनी चाहिए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी ना बने, वो भी एक रीज़न था किसके लिए, कि इनडायरेक्टली इलेक्शंस को प्रीफर करने के लिए। इसके अलावा द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द, और लोगों ने भी क्या किया था, कुछ मेंबर जो हैं उन्होंने भी क्या है, कहीं ना कहीं सजेशन दिए थे, उन्होंने कहा था ये जो प्रेसिडेंट है शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अलोन, कि भाई सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ को ले लो, स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज हैं उनको मत लो। बट ये जो है ये क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडिडेट किसका ही इलेक्ट होकर आएगा, जनरली हम बोले तो कि भाई एक जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है उसका कैंडिडेट के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि हो सकता है वेरियस स्टेट्स के अंदर उनकी गवर्नमेंट ना हो, तो हो सकता है प्रेसिडेंट उनके प्रेफरेंस से ना बना जाए, हो सकता है कि नहीं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट हो सकती है, तो उनके वोट की वैल्यूज़ भी देखी हमने। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ पार्लियामेंट जो है उनके मेंबर्स यानी कि एमपीज़ को ही नहीं कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहीं ना कहीं, और सभी को एमएलएज जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया, इसी रीज़न की वजह से, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस ना मिले इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा फर्दर इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट the constituent assembly that the expression proportional representations का मतलब होता है, रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशंस एज वेल एज प्रेफरेंशियल इन द अल्टरनेटिव सिस्टम। हमने देखा ऑलरेडी बैलेट पेपर में किस तरीके से प्रेफरेंस दिए जाते हैं, 4th कैंसल, 3rd कैंसल, देन 1 2 विनिंग कैंडिडेट, ये चीज़ें। पर जनरली क्या होता है, फर्स्ट हाफ के अंदर ही हमें जो है रिक्वायर कोटा मिल जाता है और हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स दैट नो वोट हैज़ अ सिंगल वोट, एवरी वोट हैज़ अ प्लूरल वोट। यहाँ पे देखने को मिलता है, हम प्रेफरेंस के थ्रू चलते हैं, 1 2 3 4, हर एक वोटर जो है वो क्या है, हर एक जितने भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं सभी को क्या है, प्रेफरेंस दिया जाता है उनके द्वारा। तो एक वोटर्स के पास एक वोट नहीं, हम बोल सकते प्लूरल ऑफ वोट है, नंबर ऑफ वोट देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको टेबल दिया गया है 18.1, इसके अंदर क्या बात किया गया है कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलते हैं, 1952 के अंदर इलेक्ट किए गए थे, उनको कितने नंबर ऑफ वोट सिक्योर किए थे उन्होंने, और नंबर ऑफ वोटर्स कितने वोट्स कितने सिक्योर किए, और परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है कितने सिक्योर किए थे, और उनके मेन राइवल कौन थे, केटी शाह, ये बात की गई। सेकंड भी क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे कंटिन्यू हमें देखने को मिलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फ़खरुद्दीन अली, और ऐसे ही लास्ट जो लेटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं 16th, रिमेंबर 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि 2022 में इलेक्ट किए हैं, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, जिनको भी अराउंड हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ वोट सिक्योर 35% के समथिंग देखने को मिलते हैं, और नंबर ऑफ वोट सिक्योर अगर परसेंटेज की बात करें हम तो 64%, और इसी के थ्रू क्या है ये इलेक्ट किए गए हैं। तो द्रौपदी मुर्मू 2022 के हमें 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो क्लियर है, ये तो कोई फैक्चुअल डेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिफिकेशन, ओथ एंड द कंडीशंस
ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्टली हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? फर्स्टली रिमेंबर, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस एज अ प्रेसिडेंट सो फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। ये क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? फर्स्टली यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल है ऑफिस को हेड करना है तो सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, तो ही और शी शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंड, ही और शी शुड हैव अटेन एटलीस्ट द 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एटलीस्ट उम्र होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Thirdly, you should not be qualified for the election, or you should be qualified for the elections हो गया as the member of parliament of the Lok Sabha, means he or she should be a qualified for the election as a member of a Lok Sabha, और लोक सभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस क्या? अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फोर्थली, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि कोई अदर जॉब्स में नहीं होना चाहिए। ये जॉब्स ना ही यूनियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की, ना ही लोकल गवर्नमेंट की, ना ही पंचायत की, ना ही कोई ऐसे जुड़े हुए PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, कोई भी स्टेट्स के अंदर क्या है उसकी जॉब नहीं होनी चाहिए, अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता होना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। तो ये 4 चीज़ें हमें क्या है देखने को मिलती हैं, क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप में भी अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप भी क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। डन। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे कि फर्दर द नॉमिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर एंड द 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर। मतलब अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशंस फाइल करना है, नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो नॉमिनेशन फाइल करना है तो आपके पास 50 इलेक्टेड प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स, यानी ओवरऑल 100 इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो आपके सपोर्ट में होने चाहिए जब आप नॉमिनेशंस फाइल करते हो। साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी 15,000, 15,000 के अराउंड आपको क्या करनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करानी होगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं आर लायबल टू बी फोर्टिफाइड इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर द 1/6 ऑफ द वोट पोल। जितने भी वोट्स पोल किए गए हैं, वोट वैलिड वोट दिए गए उसके 1/6 हैं, उनसे अगर क्या किया कम वोट आपको मिले हैं तो क्या है आपकी ये 15,000 फोर्टिफाइड यानी कि वापस नहीं मिलेगी। तो 1/6 से ज़्यादा वोट आपको एटलीस्ट मिलने चाहिए तो ही ये जो 15,000 है वो आपको रिटर्न मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाली है। और हमें ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, अगर बिफोर हम देखें 1997 तो ये जो नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स जो थे वो कितने थे, तो 10 देखने को मिलते थे, सेकेंडर्स भी 10 ही देखने को मिलते थे। तब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट हुआ करता था कुछ 2500 यानी 2500 के समथिंग। बट 1997 में क्या किया गया, उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। क्यों? ताकि क्या है नॉन सीरियस कैंडिडेट इसको फाइल ना करें। ऑब्वियसली अगर 15,000 जाएंगे तो सोचेंगे कई बार, और इतने प्रपोजर्स भी ज़्यादा कर दिए ताकि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट भी आके क्या है नॉमिनेशन फाइल ना करे। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है कि भाई 100 के समथिंग प्रपोजर्स एंड द सेकेंडर्स होने चाहिए इलेक्टेड, एज वेल एज़ 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1/6 अगर वैलिड वोट आपको मिलेंगे तो ही ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगी, नहीं तो सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट जो है वो जमा कर ली जाएगी। और डन। तो ये कुछ हमें क्या देखने को मिलती है, क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, अगर आप चाहते हैं टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द इलेक्शंस। क्लियर? तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे व्हाट आर हाउ द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी टेकन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द टर्म्स, इम्पीचमेंट एंड द वैकेंसीज, पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरियस पावर को डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की कि व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस है क्या, किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, किस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनके रिजर्वेशंस को एंड कर दिया गया था 2019 के अंदर,
वोट वैल्यूज़ क्या होती है एमएलएस की, एमपीज़ की, इलेक्टोरल क्वाटा क्या होता है कि मिनिमम इतना कोटा जो है हर एक कैंडिडेट को सिक्योर करना है टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देन हमने लास्ट में बात की क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शंस की क्वालिफिकेशंस क्या है। ऑलराइट, तो हम आज के लेक्चर को आज यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आई तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारी इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय